नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान को लेकर चल रहे थे दोस्तों। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले दोस्तों। हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्थानीय स्वशासन दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पंचायत के बारे में। देखिए, लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है। 1882 के रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे कि 1882 के रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया मेन रूप से। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो 1957 में किया गया था। इस समिति में ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी मेन रूप से। ठीक है, ये जो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, ये मेन रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ी गाँव में, ठीक है, सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करना था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये जो था दोस्तों, कौन? अशोक मेहता समिति जो थे, इसका जो मेन रूप से गठन किया गया था 1977 में। इनका जो मांग था द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया गया था। ठीक है, वर्ष 1886 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ समझिएगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक ग्रामीण राज्य पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया है। संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 16 है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है। इसके साथ ही ग्राम स्तर की पंचायतों के कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्य का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में कुल 29 विषय है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में क्या कितने विषय हैं दोस्तों? तो टोटल 29 विषय हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, बात करेंगे दोस्तों कि भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कितनों सीटों का आरक्षण दिया गया है? 1/3 सीट का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 1/2 सीटों का आरक्षण दिया गया है। खास करके भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार माना जाता है वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। ठीक है, स्थानीय जो स्वशासन है दोस्तों किस सूची का विषय है? राज्य सूची। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा। देखिए, पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है दोस्तों। यानी पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जहां अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। ठीक है,
24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक वर्ष 1994 में पारित किया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक जो है ये वर्ष 1994 में पारित किया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री जो थे वो सुरेंद्र कुमार डे थे। कौन थे? सुरेंद्र कुमार डे जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री थे। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं। कौन है? श्री गिरिराज सिंह। ऐसे राज्यों में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे राज्यों में जहां जनसंख्या दोस्तों 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन किया ही नहीं जा सकता है। मेन रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित पंचायत विस्तार अधिनियम का निर्माण वर्ष 1996 में किया गया था, ठीक है। हम लोग देखेंगे दोस्तों नगर पालिका। अंग्रेजों ने 1687 में पहली बार नगर निगम की स्थापना मद्रास में की थी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 1687 में किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था दोस्तों, और मध्य प्रदेश में किया गया था। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 11A में, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अगर बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, भाग 9 में 9 के ए में नगर पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 243 से ले पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के ए में नगर पंचायत का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि संविधान के भाग 9 के ए में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही नगर स्तर की पंचायतों के कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में कुल 18 विषय है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 12वीं अनुसूची में कितना विषय है? कुल 18 विषय है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होता है वो पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। तो नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग देखें दोस्तों सहकारी समितियां, ठीक है। कि भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में सहकारी आंदोलन जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1904 से हुई थी, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, समझिएगा। देखिए, भारत में सहकारी आंदोलन का जनक एफ निकोलसन को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो भारत में सहकारी आंदोलन का जो जनक माना जाता है एफ निकोलसन को माना जाता है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 97वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में हुआ था। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके तहत संविधान में भाग 9B को जोड़ा गया तथा इसके प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक किया गया है, ठीक है। तो इसके तहत जो है यानी कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत, ठीक है, संविधान में भाग 9B को जोड़ा गया तथा इसके प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग अगर डिस्कस करेंगे दोस्तों, देखिएगा, देखिए, सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं। सहकारिता मंत्रालय के प्रथम या वर्तमान मंत्री अमित शाह है दोस्तों। कौन है? अमित शाह। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों केंद्र राज्य संबंध।
केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है दोस्तों, देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। केंद्र राज्य संबंधों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, याद रखिए कौन कौन सा? विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक, प्रशासनिक संबंध दोस्तों अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक, एवं वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से लेकर 293 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वित्तीय संबंध का उल्लेख संविधान के भाग 12 में किया गया है दोस्तों, तो वित्तीय संबंध का जो उल्लेख किया गया मेन रूप से संविधान के भाग 12 में किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का निर्माण 7वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 अनुसूचियों का निर्माण किया गया 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 246 ए के तहत वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 248 के तहत विधायन के अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत क्या किया गया है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, यानी कि राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 262 में है दोस्तों कि अनुच्छेद 262 के तहत संसद जो है विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 में दोस्तों कि राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना की शक्ति प्राप्त होती है। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1969 में डॉक्टर वीपी रमन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज मन्नार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जिसने संबंधों में सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें की थी। वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश सदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पुंछी आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखिए दोस्तों संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, वित्त आयोग दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे। वित्त आयोग का जो उल्लेख संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 280 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, यह एक अस्थायी आयोग है दोस्तों, जिसका राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष में गठन करता है। अब बिंदु आपको ध्यान रखना है कि वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 280 में किया गया दोस्तों। यह एक अस्थायी आयोग है मेन रूप से। इसका जो है दोस्तों गठन जो करता है राष्ट्रपति करते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष पर करते हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाता है। ठीक है, इस आयोग का जो मुख्य कार्य है मेन रूप से वित्त आयोग का केंद्र राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करना, यानी टैक्स का बंटवारा करना, कर का बंटवारा करना। किसके बीच? तो केंद्र और राज्यों के बीच। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा
15वें जो थे 2020 से लेकर 2025 तक किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। केसी नियोगी जो थे ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। हम लोग देखेंगे दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। देखिए संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों समझिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 11 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक, कितना होता है? 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। यह केंद्रीय भर्ती संस्था ग्रेड ए और बी के रूप में केंद्र के कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, समझिएगा। देखिए इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर तथा प्रथम भारतीय अध्यक्ष एच के कृपलानी थे। कौन थे? एच के कृपलानी। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है। कौन है दोस्तों? मनोज सोनी। राज्य लोक सेवा आयोग दोस्तों आइए समझते हैं। देखिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 15 में किया गया है दोस्तों। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। समझिएगा इन सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। यह राज्य भर्ती संस्था के रूप में राज्य के कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा देखेंगे दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया दोस्तों? भाग 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे समझिएगा। देखिए प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, परंतु वर्ष 1989 में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का प्रावधान करके निकाय को बहुसदस्यीय बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों? बहुसदस्यीय बना दिया गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। अब लोग देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखिए 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे देखिए इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है दोस्तों। इस आयोग का जो मुख्य कार्य होता है यह अनुसूचित जाति की सुरक्षा एवं विकास करना होता है। ठीक है, इस आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो किशोर मकवाना है। कौन है? किशोर मकवाना। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देखिए 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। इस आयोग का जो मुख्य कार्य होता है ये अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा एवं विकास करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे डिस्कस करेंगे कि इस आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो अंतर सिंह आर्य है। अब हम लोग देखने वाले दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 बी में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है,
याद रखिएगा। इस आयोग का जो मुख्य कार्य होता है ये अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा एवं विकास करना होता है। ठीक है, इस आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले दोस्तों यहाँ पे देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका जो स्थापना हुआ था गठन वर्ष 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में के संथालन समिति की सिफारिश पर हुआ था दोस्तों। ठीक है, इनका जो अगर बात करेंगे कि वर्तमान मुख्य अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार सिन्हा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था ये 1964 में हुआ था। ये भी के संथालन समिति की सिफारिश पर किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, इसमें मेन रूप से कुल सदस्य 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग गठन वर्ष देखेंगे, कुल सदस्य देखेंगे, सदस्यों का कार्यकाल देखेंगे और वर्तमान प्रमुख अध्यक्ष कौन है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसका जो होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो होता है सदस्यों का कार्यकाल, ये 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसका एएस राजीव है दोस्तों वर्तमान प्रमुख या फिर अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका स्थापना 1992 में किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों 6 है। इसमें इसका जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। रेखा शर्मा दोस्तों वर्तमान में इसके मुख्य प्रमुख है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों, इसका स्थापना 1993 में किया गया था। इसके सदस्य है दोस्तों 6। ठीक है, ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है इसका जो कार्यकाल होता है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो है इसमें वर्तमान में अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दोस्तों, इसका स्थापना 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का इसमें जो सदस्य होते हैं ये 7 होते हैं। 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है दोस्तों। इकबाल सिंह लालपुरा जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों, इसका स्थापना 2005 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं हीरा लाल सामरिया जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोस्तों, इसका स्थापना 2007 में हुआ था। सदस्य संख्या 7 है। इसका जो कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, यह प्रियांक कानूनगो जो दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नीति आयोग, इसके बारे में समझिएगा। इसका स्थापना 2015 में किया गया था नीति आयोग का। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों राजभाषा। आइए समझते हैं दोस्तों राजभाषा के बारे में। देखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत किया गया है अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा। देखिए, वर्ष 1955 में डीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, राजभाषा के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के गठन का भी प्रावधान है। इस समिति में कुल सदस्य 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया था। तो राजभाषा अधिनियम नियम कब पारित किया गया था? 1963 में पारित किया गया था संसद के द्वारा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि भाषा को मेन रूप से किस अनुसूची के तहत? तो 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। यहाँ पे समझिएगा। देखिए, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णित किया गया था। मूल रूप से कितने भाषा थे? पहले 14 थे, अब कितना है? 22 भाषा है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है किस संविधान संशोधन के तहत? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, कितना है दोस्तों? सॉरी, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, यहाँ पे दोस्तों 1992 लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ के सुना देते दोस्तों। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, ठीक है, कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत।
ठीक है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो दोस्तों ये असम की भाषा है, डोगरी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की भाषा है, और मैथिली दोस्तों ये बिहार की है, ठीक है। और संथाली दोस्तों ये संथाल लोग जो होते हैं वो भाषा बोलते हैं, संथाली, ठीक है। तो ये इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों, 4 भाषा को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए अनुच्छेद 348 के अगर बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 350 की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं दी गई है। अनुच्छेद 351 में क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब हम लोग देखने वाले दोस्तों आपातकालीन उपबंध, ठीक है, देखिए समझिएगा आपातकालीन उपबंध के बारे में कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल, ठीक है। बात करेंगे कि आपातकाल संबंधी सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। जो भी आपातकाल संबंधी जो शक्तियां होती है किसमें निहित होती है दोस्तों? वो राष्ट्रपति में निहित होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बारह आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन से संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने कि भारत में अब तक 3 बार भारत चीन युद्ध 1962 दोस्तों, भारत पाक युद्ध 1971 एवं आंतरिक अशांति का मामला 1975 राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में अब तक 3 बार लग चुका है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है दोस्तों, और 6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है ये एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है, और 6 माह करके इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या हो जाते हैं? निलंबित। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे कि राज्य आपातकाल जो है दोस्तों को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है, और विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है दोस्तों। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन वाले राज्य उत्तर प्रदेश 10 बार लग चुका है, मणिपुर में भी 10 बार दोस्तों, बिहार में 8 बार लगा है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें समझिएगा। देखिए सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के द्वारा लगा था दोस्तों, 49 बार लगाया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी शासन काल में लगाया गया था सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य है जहां पर अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है दोस्तों। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जो है देश की वित्तीय स्थायित्व या साख के खतरे की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि वित्तीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है, 6 माह करके निश्चित अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है।
वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसा आपातकाल है जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह निर्धारित है। ठीक है, अब तक की कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा गया है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे संविधान संशोधन प्रक्रिया। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका स्रोत दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है दोस्तों। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है दोस्तों विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा है दोस्तों विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, अब लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, दिखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला क्या है दोस्तों, पहला संविधान संशोधन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, ये इसमें भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1991 में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन। उसके बाद दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 दोस्तों, इसमें दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया दोस्तों। अगला दोस्तों 12वां संशोधन 1962 में, इसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वां संशोधन दोस्तों 1962 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया दोस्तों। अगला दोस्तों 18वां संशोधन 1966 में किया गया, पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों। ठीक है, 21वां संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करके अधिकार दिया गया दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे है दोस्तों 36वां संशोधन अधिनियम 1975, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों ये वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा, शायद आप लोग को दिखेगा भी नहीं दोस्तों। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको मैं दोस्तों स्पेशल वीडियो में बता दूंगा, स्पेशल संविधान संशोधन महत्वपूर्ण, ऐसे मैं कुछ संविधान संशोधन करवाया हूँ दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को। स्पेशल संविधान संशोधन जो है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, वो मैं अलग से अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।